हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अलजेब्रिक एक्सटेंशंस। इस वीडियो में हम लोग उसकी डेफिनेशन को कवर करेंगे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन से पहले हम लोग दो और डेफिनेशंस कवर करते हैं जो कि है इरेड्यूसिबल एलिमेंट और प्राइम एलिमेंट। अब जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सटेंशन से रिलेटेड थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो उसमें ये दो वर्ड्स हैं जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है मेरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की। अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट इफ़ इट फॉलो दीज टू कंडीशंस। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई एक इंटेग्रल डोमेन आर गिवन है, ठीक है, और आर विद यूनिटी, यानी कि आर विद यूनिटी का मतलब इसमें वन एलिमेंट प्रेजेंट होगा और इसका ही एक एलिमेंट है मेरे पास ए, और ये जो ए एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो के अलावा और भी कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि आर में प्रेजेंट है। ठीक है, हम लोग इस एलिमेंट को ए को इरेड्यूसिबल एलिमेंट तब कहेंगे, सबसे पहले कंडीशन तो है कि ए है वो यूनिट नहीं होना चाहिए। तो अब ए इज़ नॉट ए यूनिट का मतलब है हमारे पास कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोगों ने कल डिस्कस किया है कि सपोज मेरे पास कोई 5 है, ठीक है, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। 5 को मैं 1/5 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरा क्या हो गया, 5 का 1/5। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ए एलिमेंट हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो यूनिट नहीं होना चाहिए। यूनिट नहीं होना का मतलब क्या होता है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है मेरे पास, एवरी डिवाइजर ऑफ ए इज इम्प्रॉपर, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी सी, और बी कॉमा सी मेरा किस में से बिलोंग करना चाहिए, इंटेग्रल डोमेन आर में से। ठीक है, आइदर बी इज़ अ यूनिट और सी इज़ अ यूनिट। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ए को किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखूं और वो दो एलिमेंट मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, इंटेग्रल डोमेन आर में से आ रहे हैं, तो मैं अगर ए को किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखूंगी तो इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट मेरा यूनिट कहलाएगा, यानी कोई तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि यूनिट होगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन मेरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की। अब सेकंड डेफिनेशन है हमारी प्राइम एलिमेंट्स की। प्राइम एलिमेंट और इरेड्यूसिबल एलिमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इनकी जो सेकंड कंडीशन है ना बस उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट पी ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट इफ़ इट फॉलो दीज टू कंडीशंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई एक इंटेग्रल डोमेन आर है, इस इंटेग्रल डोमेन आर का कोई एक एलिमेंट पी गिवन है मेरे पास जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई और एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट मेरा प्राइम एलिमेंट तब कहलाएगा, सबसे पहले तो वो एलिमेंट है जो वो मेरा नॉन यूनिट होना चाहिए। नॉन यूनिट का क्या मतलब है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ पी डिवाइड्स ए बी देन आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो मेरे पास हम लोगों ने कोई और दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी जो कि इंटेग्रल डोमेन आर में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मेरा पी इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो पी है मेरा वो या तो ए को डिवाइड करेगा इंडिविजुअली या फिर बी को डिवाइड करेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये थी मेरी प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन। अब एक नोट कि हर प्राइम एलिमेंट इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब हर प्राइम एलिमेंट एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो कहलाएगा ही, लेकिन हर एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट मेरा प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी दो डेफिनेशन। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन। तो गाइस अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है अलजेब्रिक एक्सटेंशन की। ठीक है, लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ़। तो हमें क्या गिवन है कि मेरे पास जो कोई के है वो एक्सटेंशन है एफ़ की, और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने हमारे कल के लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर कोई एक एलिमेंट मेरा दूसरे एलिमेंट का मतलब एक्सटेंशन है तो उसका क्या मतलब है कि के मेरा क्या है, फील्ड है, एफ़ क्या है, इसी के का कोई सब फील्ड है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स जो मेरा के होगा वो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा एफ़ का। ठीक है, एन एलिमेंट ए दैट बिलोंग्स टू के इज सेड टू बी द अलजेब्रिक ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ऑफ एफ नॉट ऑल ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई के में से कोई एक एलिमेंट ए ले लूँ,
ठीक है। वो मेरा एलिमेंट ए है जो वो एल्जेब्रिक ओवर एफ यानी एल्जेब्रिक एफ के ऊपर तब कहलाएगा अगर कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे A0 A1 अप टू AN, जहाँ पे मेरी n की जो वैल्यू है वो या तो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है। ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, पर सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ जीरो पॉसिबल नहीं है, सच दैट वो इस तरीके की एक इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई करे। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में किसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें दे दिया कि के एक एक्सटेंशन है एफ़ की। अब के में से ही हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया ए। तो अब ये जो एलिमेंट है मेरा वो एफ़ के ऊपर एल्जेब्रिक तब होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखो के का एक एलिमेंट ए है, उसको कम्यूट किसके साथ करवाया है, फील्ड के एलिमेंट्स के साथ। और फील्ड के एलिमेंट्स हम लोगों ने किस फॉर्म में ले रखे हैं, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन अप टू अल्फ़ा एन। ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोली है। हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे व्यू करेंगी। अगर मेरा n है, मैं इक्वल्स टू 1 ले लूँ, तो मेरे पास फील्ड f में से दो ही एलिमेंट्स बचे, अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा वन। ठीक है। हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसको हम लोगों ने पी ए से डिनोट कर रखा है। ठीक है। जिसमें मेरे ये अल्फ़ा वन नॉट और अल्फ़ा वन मेरे एफ़ के एलिमेंट्स और ए मेरा किसका एलिमेंट है, के का एलिमेंट है। इनको जब हम लोग कम्यूट करवाएंगे तो आंसर मेरे पास एट द एंड 0 बनना चाहिए, तभी मेरा जो ए है वो फील्ड एफ़ के ऊपर एल्जेब्रिक कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू 2 का केस देखें तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी फील्ड में से, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन अप टू अल्फ़ा टू। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक पी ए पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करवाई जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। एट दी एंड जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट भी 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट मीन्स मेरा जो ए है वो क्या है, एल्जेब्रिक के फील्ड एफ के ऊपर। सिमिलरली n इक्वल टू 3 का केस है हमारे पास। और फिर अगर हम लोग इसी पैटर्न में इसको कंटिन्यू करते जाएं तो मेरे पास लास्ट टर्म क्या बनेगी, n इक्वल्स टू n। तो मेरे पास जाके ये वाली पॉलिनोमियल आएगी जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी 4 डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर हमें किसी एक एलिमेंट को, मतलब फील्ड के किसी एक एलिमेंट को सब फील्ड के साथ एल्जेब्रिक करवाना है ना, तो उसको इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट इज ए बिलोंग्स टू के इज एल्जेब्रिक ओवर एफ इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स। कहते हैं कि एक एलिमेंट ए जो कि फील्ड के का है वो सब फील्ड एफ के ऊपर एल्जेब्रिक तब होगा अगर कोई एक नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल पी एक्स एग्जिस्ट करेगी। नॉन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4, जिन कांस्टेंट का मतलब होता है जो कि फिक्स रहे, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते दोबारा। कहते हैं एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते होते हैं लाइक बी ए इक्वल्स टू बी एक्स, तो एक्स की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके हम लोगों का एक नया रिजल्ट बन सकता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ए की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और हमारे एक न्यू इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया है इन लोगों ने नॉन कांस्टेंट का। पॉलिनोमियल पी एक्स हम लोगों ने पी ए बनाई है, ठीक है, जो कि किस में बिलोंग करनी चाहिए, इस फील्ड की पॉलिनोमियल में से बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि एफ एक्स की पॉलिनोमियल यानी एफ ए की पॉलिनोमियल में से मेरी पी ए बननी चाहिए, सच दैट इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज़ ए इज़ अ रूट ऑफ पी एक्स। कहते हैं जो ए है इसका क्या मतलब होगा, अगर मेरा रिजल्ट 0 आ गया इसका क्या मतलब हो गया कि जो मेरा ए है वो क्या है, एक रूट है पी एक्स का। अब ए रूट कैसे पी एक्स का, अगर मैं सपोज हम लोग 2 का टेबल देखें, ठीक है, 2 के टेबल पर 10 है, ठीक है, 10 है तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगी। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली मेरा 2 क्या है, एक फैक्टर है 10 का। ठीक है। अगर रिमाइंडर हमारे पास किसी चीज़ को डिवाइड करके 0 बचता है तो मेरा जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। इसी तरीके से इन्होंने लिख दिया कि अगर मेरे पास मेरे पास इस इक्वेशन का जो सब 0 आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इट मीन्स मेरा जो ए क्या है वो एक रूट है इसी पॉलिनोमियल पी एक्स का। ठीक है। तो गाइस ये थी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो गाइस अगर कोई डाउट तो आपको, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है। आप मेरे पिछले लेक्चर्स व्यू करो। अब अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।